क्या केवल कंकर पत्थर रही थे, या कश्मीर से कन्याकुमारी तक माँ? तो भारत को नमस्कार, द संगम टॉकीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मोनिका शर्मा। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिनका जीवन पूरी तरह से राष्ट्र, समाज और सेवा को समर्पित रहा है। इन्होंने न केवल राजनीति में बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाई है। मैं बात कर रही हूँ श्री आलोक कुमार जी का, जो कि विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं, दधीची दे दान समिति के संरक्षक हैं और इसके अतिरिक्त पूर्व सह प्रांत संघचालक आरएसएस दिल्ली और एक्स डिप्यूटी स्पीकर दिल्ली असेंबली में भी रह चुके हैं। आज हम इनसे जानेंगे इनके जीवन का सफर, संगठन और समाज की दिशा पर इनके विचार और युवाओं के लिए इनका संदेश। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास पॉडकास्ट। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपकी इस यात्रा के बारे में। आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? मुझे ध्यान है कि जब मैं कोई 8-1 साल का था जी, तो हमारे घर के पास की एक सभा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण था। भाषण खत्म होकर नीचे उतरे तो पता नहीं, मैंने उनसे जाकर पूछा, देश के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, दूध पियो और शाखा जाओ। उस समय तो शाखा मेरी समझ में नहीं आई, और उसके कुछ समय बाद मेरे पिताजी मुझे संघ की शाखा में लेकर गए। वहाँ ध्वज लगा था। पिताजी ने ध्वज प्रणाम करना सिखाया और मुझे वहाँ छोड़ दिया। तो मैं मानता हूँ कि मेरे परिवार के अलावा एक 8-9 साल की उम्र से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में मेरा लालन पोषण हुआ, और उसी रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ मैं आज यहाँ तक आया हूँ। सर, वो ऐसा कौन सा पल था जिसने आपको प्रेरित किया कि अब आपको राष्ट्र के लिए काम करना है? हमारे यहाँ पर एक कार्यकर्ता थे, स्वदेश पाल गुप्ता उनका नाम था। घर में एक छोटा सा व्यापार था। परिवार प्रतीक्षा कर रहा था कि ये तरुण हो गए, परिवार के लिए कमाएंगे, और स्वदेश जी के मन में कमाने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने घर छोड़ा और संघ के प्रचारक होकर चले गए। जी। कई दिन घर में चूल्हा भी नहीं जला। बहुत आग्रह किया, बहुत अनुनय की, पर स्वदेश जी ने कहा कि मैंने अपने जीवन के 20 वर्ष अविवाहित और परिवार से अलग रहकर एक सन्यासी की भांति संघ का प्रचारक होकर बिताने। वो लौट कर नहीं आए तब। और यह वह था जब मेरे को भी लगा कि प्रचारक जाना संघ का, अपने को सर्वात्मना देश के लिए समर्पित करके कुछ वर्ष रहना, ये जीवन की सबसे बड़ी और उच्च उपलब्धि हो सकती है। जी। और तब का मेरा ये निर्णय कि मैं देश के लिए प्रचारक जाऊंगा संघ का, ये पक्का बना रहा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद मैं 6 वर्ष तक वह कार्य कर सका। तो सर, उस समय क्या आपके दोस्तों को लगता था कि आप उनमें से कुछ अलग हैं? जो तो संघ के मित्र थे, हम तो एक सभी थे, एक जैसे ही थे। और जो मोहल्ले के थे, जो स्कूल के थे, जो कॉलेज के थे, उनको थोड़ा अलग मैं दिखता था, और थोड़ा उनको परेशानी भी होती थी। जैसे एक को किसी ने कॉफ़ी हाउस में कहा कि आलोक बैठा है, चलो। तो उसने कहा, कहाँ जाऊँ मैं? उसके पास बैठ के तो सिगरेट भी नहीं पी सकते। मैं रोकता था ये नहीं था, जी। पर कुछ सहज ऐसा था कि जब मैं बैठा होता था तो लोग सिगरेट पीने में, कुछ गाली वाली देने में परहेज करते थे। जी। संघ में हम सब एक से थे। बाहर वालों को थोड़ा लगता था कि थोड़ा अंतर तो है। जी, मतलब बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आपके अंदर एक छोटी सी उम्र में राष्ट्र के लिए और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की भावना थी। सर, लेकिन आपने अपनी करियर की शुरुआत जो एक लॉयर के तौर से की थी, तो लॉ प्रैक्टिस से सीधा संगठन की ओर आना, मतलब ये बदलाव कैसा रहा? मैं उल्टा कहूँगा, संघ का कार्यकर्ता होना, जी। संघ का प्रचारक होना, जी। विद्यार्थी परिषद में रह करके अपने कॉलेज का और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष चुना जाना, तो
कैरियर से संघ में नहीं गया, संघ से कैरियर में आया। अच्छा। 1980 में मैं प्रचारक से वापस आया, तो व्यवसाय के लिए कुछ तो भी करना है, वकालत शुरू कर दी। संघ से वकालत में आया। ओके। वकालत का भी एक बड़ा हिस्सा संघ के लिए हो जाता है। तो सर आपका कंफर्ट जोन किस में था, आरएसएस में या फिर लॉयर में? दोनों में। दोनों। संघ का काम मेरा स्वभाव है, जी। वकालत का काम मेरे लिए शतरंज खेलने जैसा एडवेंचर है। ओके, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या नजर आता है? मैं पहले कहूँगा कि वकालत में क्या है, जैसे शतरंज में 4 आगे के मूव तय किए जाते हैं, जी। वकालत में भी करना। मैं ये कहूँगा तो वो ये कहेगा, तब ऐसा हो जाएगा। ऐसा अगले स्टेप्स को सोचते हुए वकालत खेलना मुझे कंफर्टेबल लगता है। जी। संघ मेरा स्वभाव है, उसमें तो अच्छा लगता ही है। जी। तो सर आपके परिवार में भी क्या आपको ऐसे संस्कार और प्रेरणा मिली थी कि आपको राष्ट्र के लिए कुछ करना है? हाँ, मेरा सौभाग्य हुआ। मेरे नाना जी फीजी में आर्य समाज के प्रचारक होकर उस समय गए थे जिस समय वहाँ का पहला स्कूल चलाने के लिए जी। नाना और नानी ने फावड़ा लेकर के मैदान को समतल किया था और शुरुआती कमरे बनाने में अपने हाथ से दोनों ने काम किया था। जी। मेरी माँ को 5 वर्ष की आयु में भारत भेजा, जिससे वो गुरुकुल के हॉस्टल में रह के पढ़ें। मेरे बाबा जी गुरुकुल कांगड़ी के स्नातकों के पहले बैच में थे। पिताजी बचपन से शाखा जाते थे। उन सबको मेरा संघ में काम करना अच्छा लगता था। जब मैं 6 वर्षों के लिए घर छोड़ के प्रचारक गया तो वो मुझे विदा करने आए थे। इमरजेंसी में जब मैंने सत्याग्रह करके जेल जाने का तय किया तो उन्होंने मुझे शुभेच्छा का पत्र भेजा था। जी। बाद में मेरा छोटा भाई भी जेल गया सत्याग्रह करके। वो दिल्ली में ही था, इसलिए जहाँ गिरफ्तार हुआ वहाँ उन्होंने उसको तिलक अभिनंदन करके भेजा था। मैं मानता हूँ कि मैं ये काम इसलिए कर सका कि बचपन से मेरे माँ पिता ने, उसके बाद में मेरी पत्नी ने जी। और फिर बच्चों ने इस काम के महत्व को समझा, इस काम को अच्छा माना और उनका संपूर्ण सहयोग और प्रोत्साहन मुझे मिला। जी, मतलब कि कह सकते हैं कि उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया उसी की बदौलत आप आज यहाँ पर हैं और उन्होंने काफी ज्यादा आपको सपोर्ट भी किया। ये निश्चित रूप से सत्य बात है। बिल्कुल। सर आप इतने मतलब कितनी जिम्मेदारियां रहती हैं आपके पास और इतनी संगठनात्मक भूमिकाएं रहती, तो आप अपना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ किस तरह से मैनेज करते हैं? मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि वो बहुत व्यस्त हैं, जी। वो थोड़ा अस्त व्यस्त होते हैं। जी। मैं विधायक रहा, विधानसभा में उपाध्यक्ष रहा, चीफ विप रहा। जब भारतीय जनता पार्टी में अखिल भारतीय जिम्मेवारियां थी तो साल में 10-12 दिन बाहर रहता था। जी। और फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बच्चों को लगे कि मेरे पास समय नहीं है उनके लिए। लेंथ ऑफ टाइम में मैंने समय नहीं नापा कि कितना समय लगा रहा हूँ, क्वालिटी ऑफ टाइम में नापा। तो एक दिन मेरे पास में पौना 1 घंटा था। बच्चे उस समय छोटे थे। मैंने अपनी पत्नी को कहा खाना पैक करो। वो नीचे आई बच्चों को लेके। हम एक पार्क में दरी बिछा के बैठे, बच्चे पार्क में खेलते रहे मेरे साथ, खाना खाया। कुल समय पौने घंटे का था और एक एक्सक्लूसिव क्वालिटी टाइम था। जी। अभी भी मैं जब रात में देरी से घर आता हूँ, कितने भी देरी हो जाए, तो मेरा परिवार इंतजार करता है इकट्ठे बैठकर बातचीत करने में। मुझे लगता है लोगों को समझना चाहिए, आपसे सीखना चाहिए कि किस तरह से पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ आप मैनेज कर सकते हैं इतने बिजी होने के बाद। मैं नहीं जानता कि मुझसे सीखना चाहिए, पर मैं ये अवश्य मानता हूँ कि घर की जिम्मेवारी, पत्नी बच्चों की जिम्मेवारी, और इस जिम्मेवारी का मतलब पैसा और साधन देना नहीं है, उनके साथ होना है, उनके साथ इंटरेक्शन होना है, एक घनिष्ठता हृदय मिलने हैं। ये जिम्मेवारी सब सामाजिक कार्यकर्ताओं को निभानी चाहिए। और जो लोग घर की उपेक्षा करके राजनीति करते हैं
मुझे डर है कि वो दोनों जगह असफल हो जाते हैं। बिल्कुल, आजकल हम लोग इतने मशरूफ रहते हैं सर अपने आम दिनचर्या में, लाइफस्टाइल में, कि फैमिली को देने का वक्त भी नहीं मिलता। तो ये वाकई लोगों को सीखना चाहिए आपसे। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि इंटरनेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते मतलब कि विश्व हिंदू परिषद को चलाना बहुत मुश्किल होता होगा। तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी आती है? मैं सोचता हूँ कि जब मैं परिषद में आया जी। तब चुनौतियों का युग समाप्त होकर वरदानों का युग शुरू हो चुका था। राम जन्मभूमि का आंदोलन, लाखों लाखों लोगों का लखनऊ से अयोध्या पैदल जाना, जी। खेतों में ठहरना, जी। जेल में रहना, बाद में ढांचे का गिरना, गोलियां चली, लोग मरे, संघर्ष का काल था। और उस संघर्ष के काल में लोगों ने अपना सर्वस्व दे करके किया था। जो लोग 1990 की कार सेवा में गए थे, मैं दिल्ली का काम देख रहा था, 4 प्रमुख लोग थे, चारों अपने घर में ये बताकर गए थे कि राम जी के लिए जा रहे हैं। जी। आ गए तो अच्छा, राम जी के काम आ गए तो अच्छा। मैं जब आया तब तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, ढांचा गिर गया था, फैसला आ गया। हम समाज के पास मांगने गए, समाज ने 40 दिन में 3,300 करोड़ रुपए हमको दिए। मंदिर का निर्माण शुरू होकर के रामलला उसमें विराज गए। तो पूरे देश के सब प्रमुख लोगों ने आकर के और सारे विश्व में 10 करोड़ भारतीयों ने मंदिरों में से देखा। अब ऊपर का भी बन के राम दरबार स्थापित हो गया है। मैं तो वरदानों के युग में आया हूँ। ये बात ठीक है कि कोई भी जीवन और कोई भी संगठन केवल सहज नहीं चलता, उसमें प्रश्न उठते हैं, उसमें चुनौतियां आती हैं, किसी किसी का मन अच्छा नहीं होता, कोई विरोध करता है, किसी को समझ नहीं आता, सरकारों से संघर्ष होता है, पुलिस से संघर्ष होता है। पर विश्व हिंदू परिषद अब 61 साल का हो गया। हमारे पास में ऐसे कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी सूची है जिनको अनुभव है, जिनका सम्मान है, जो हृदय से काम करते हैं। इसलिए कोई भी चुनौती मेरे लिए व्यक्तिगत चुनौती नहीं होती, वो हम सब की चुनौती होती है, मिलके हल कर लेते हैं। और इसलिए बिना किसी टकराव और कलह के 61वें वर्ष में भी हमारा काम बढ़ता जा रहा है दुनिया भर में। सर, विश्व हिंदू परिषद का जैसे कि ग्लोबल नेटवर्क बहुत बड़ा है, हम सभी जानते हैं, तो इसे मैनेज करना बहुत मुश्किल भी होता होगा। तो ऐसे में कोई अगर रोचक जानकारी आप हमारे साथ साझा करना चाहें, अगर कोई आपका अनुभव, एक्सपीरियंस। मुझे बहुत सारे अनुभव ध्यान में आते हैं। बहुत सारे बलिदानों के क्षण ध्यान में आते हैं। ऐसा ध्यान में आता है कि लोग किस सीमा तक जा सकते हैं। मैं हैदराबाद गया था, एक सज्जन के पास गया, उन्होंने 5 करोड़ देने का विचार किया था। हमारी कुछ देर चर्चा हुई। उस चर्चा के बाद उन्हें लगा कि 5 करोड़ तो कम पड़ रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे पूछा कि कितने समय में मंदिर बनेगा। मैंने कहा 3 साल में। तो उन्होंने कहा इस साल 5 करोड़ देता हूँ, अगले साल भी 5 दूंगा, फिर 5 दूंगा। मुझे जो लेकर गए थे उन्होंने भी 5 करोड़ का सोचा था, उन्होंने भी उसको 15 कर दिया जी। ये तो एक बड़ा निर्णय था। पर मुंबई में एक मोहल्ला है वेश्याओं का, उन वेश्याओं में से कुछ ने हमारे एक कार्यकर्ता को संपर्क किया, हम राम जन्मभूमि के लिए देना चाहते हैं। अच्छा। उस कार्यकर्ता ने एक संत को जाके बताया और उसके एक वाक्य ने मुझे अभिभूत कर दिया जी। उस कार्यकर्ता ने संत से कहा, इस मोहल्ले की माताएं भी राम जन्मभूमि के लिए देना चाहती हैं जी। उनको माता कह के संबोधित करना ये हिंदुत्व का संस्कार था। महात्मा वहां गए और लेकर आए। जो रैग पिकर्स हैं, कूड़े में से बीनते हैं, उन्होंने बुलाया, एक पेवमेंट पे दरी बिछाई, स्टोव पर चाय बनाई, कुछ पैसा भी दिया, चाय भी पिलाई जी। ऐसे क्षण
जब वहाँ जाना था 1990 की कार सेवा में, प्राणों पर संकट था, तो मैंने कुछ लोगों से कहा मर सकते हो, गोली खानी पड़ेगी, क्या सोच के जाओ। तो उन्होंने कहा इसमें क्या सोचना है, राम जी ने जीवन दिया है जी। राम जी वापस ले लेंगे तो वापस ले लेंगे। ऐसे अनेक पुण्य क्षणों को मैंने इस काम में हमेशा अनुभव किया है। बिल्कुल। और सर आप दिल्ली असेंबली में डिप्यूटी स्पीकर भी रह चुके हैं, तो क्या पॉलिटिक्स और समाज सेवा इन दोनों क्षेत्रों में आपको क्या फर्क नजर आया? मैं समझता हूँ कि इन दोनों में कोई विरोध होना नहीं चाहिए। राजनीति सेवा के कार्य का एक माध्यम बनना चाहिए। तो पॉलिटिक्स में रिस्ट्रिक्शंस है, तो वही समाज सेवा में आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। राजनीति में भी कर सकते हैं। अच्छा। आपको प्रश्न ये है कि आप किस भावना से गए। जी। आप क्या पर्सनल पावर के लिए गए, जी। आप क्या प्रतिष्ठा के लिए गए, जी। आप क्या धन कमाने के लिए गए, बिल्कुल। और क्या आप सेवा के लिए गए। हनुमान चालीसा में जहाँ राम जी का वर्णन है राजा के रूप में, उसके पहले का शब्द जो है सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम समझो। तो ये तपस्वी होना राजा का, जी। विधायक का, सांसद का तपस्वी होना, मैत्रः करुण एव च, ऐसा भक्ति का लक्षण है। उसने सबका मित्र होना, सबके लिए करुणा होना जी। और कोई एक को अपना बना के बाकियों को पराया नहीं करना। कि मैं जब तक राजनीति में रहा जी। और 21 वर्ष रहा तो मैंने गीता के भक्तिमान पुरुष होने का वहाँ अभ्यास किया। तो मैं पूछ रही हूँ कि पॉलिटिक्स में आपको क्या लगता है, विजन जरूरी है या पोजीशन? विजन ज्यादा जरूरी है। जी। पर केवल राजनीति में ऐसा है कि पोजीशन का भी महत्व है। बिल्कुल। क्योंकि वहां पर हायरार्की को लोग कंसिडर करते हैं। और सर आरएसएस से जुड़ने और वहाँ काम करने का अनुभव आपका कैसा रहा? एक नेतृत्वकर्ता के रूप में आपको किस तरह से शेप किया गया? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का पहला चुना हुआ अध्यक्ष था, पहला सीधा चुना हुआ। मैंने बाद में अपने प्रचारक से पूछा कि मैंने संघ का प्रचारक होकर जाना था, आपने मुझे इतना बड़ा चुनाव क्यों लड़वाया। उन्होंने कहा कि इसलिए लड़वाया कि तुमको प्रचारक जाना है, प्रचारक को नेतृत्व करना आना चाहिए। और उस सब के लिए मेरे लिए तो वो समय आपातकाल का बड़ा अच्छा रहा। अंडरग्राउंड रहना, पुलिस और सरकार से सुरक्षित रह करके एक बड़ा रेजिस्टेंस का आंदोलन चलाना, लोगों को समाचार सत्य मिले इसलिए एक अखबार छापना और बटा बांटने का इंतजाम करना, जो लोग जेल में चले गए उनके घरों की व्यवस्था करना, सत्याग्रह में लोगों को कहना तुमको पुलिस ने पकड़ा नहीं तो चलो जेल चलो, और जो जेल में गए वो वहां स्वस्थ और आनंद में रहें, उनका विकास हो। तो संघ ने शाखा चलाने में, छात्र संघों का नेतृत्व करने में, प्रचारक होने में, विधायक होने में, लोगों का साथी, संगठक और नेतृत्वकर्ता, इन तीनों का अभ्यास कराया। इसलिए जब मैं विश्व हिंदू परिषद में आया और एक वैश्विक भूमिका हो गई तो बाहर के देशों में भी मुझे लगा हिंदू तो सब जगह एक सा ही है। बिल्कुल, विदेशी देशों में भी हम देखते हैं कि आजकल हमारे संस्कार को लेकर, संस्कृति को लेकर काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर सब कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, और हमसे ज्यादा भी करने के लिए वहाँ लोग तैयार हैं। बिल्कुल। और वहाँ तो उनको उसका कीमत भी देना पड़ता है। मुझे लगता है कि विदेश में अगर कोई संत महाराज अगर वहां जाते हैं तो वहां पर ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि वो काफी कम जाते हैं, क्योंकि यहाँ इंडिया में तो काफी ज्यादा संत लोग जाते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता है। अभी तो विदेश में जाने वाले संतों की संख्या बहुत बड़ी हो गई जी। है।
पर उन सबका सम्मान भी होता है, उन सबको साधन भी मिलते हैं। इन सब का श्रेय एक्चुअली इन सबको जाता है, संगठन को जाता है। और सर ये जो डिसिप्लिन सिखाया जाता है आरएसएस में, वो भी आपकी लीडरशिप स्टाइल में काफी ज्यादा दिखता है। ये बात तो सच ही है। मैं जब पढ़ता था तो समाजवादी हमारा मजाक उड़ाते थे। अच्छा। आइए जी, आलोक जी, अच्छा। सूचना के बाद सोचना मना है। ओके। तो मैंने एक दिन उनको कहा, इसमें मजाक की बात नहीं है, ये तो तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। कुछ निर्णय करना हो तो विचार करो, बिल्कुल। अलग अलग मत होंगे वो रखो, और जब विचार पूरा होकर के एक निर्णय हो जाए, उसके बाद भी अगर सोचते रहे जी। तो समाजवादी होंगे। जी। ये अनुशासन, ये संगठन का एक आवश्यक एस्पेक्ट है और जिसमें हम खरे उतरते हैं। सर आज के यूथ तक राष्ट्र और धर्म से जुड़े जुड़े रहने का मूल्य सिद्धांत आप क्या मानते हैं? मेरे को लगता है कि ये पीढ़ी देशभक्त हो रही है। मैं मानता हूँ दो बातें। ये भूमि क्या है? क्या केवल कंकर पत्थर रेत है, या कश्मीर से कन्याकुमारी तक माँ है? जी। तो भारत को माँ के रूप में देखें तो ये पूरे समाज हमारा भाई बहन है, और इसका एक अलग संस्कृति और व्यवहार है जो वेदों से लेके राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, बाबा नानक सबने आगे बढ़ाया है। जीवन के उन मूल्यों पर रहना, संयम से रहना, जीवन में केवल कंपटीशन नहीं करना, इन सब चीजों पे आज का युवक प्रयत्न कर रहा है, चल रहा है जी। मुझको भविष्य अच्छा लगता है। सर आजकल के तेज लाइफस्टाइल में लोग धर्म और संस्कार से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, हट रहे हैं, तो उन्हें कैसे जोड़ा जा सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि धर्म और संस्कार से अब लोग अधिक संख्या में जुड़ रहे हैं। कुंभ में जितने लोग गए उसमें से आधों के लगभग नौजवान और नवयुवतियां थी। वो कोई एडवेंचर नहीं था। हम कहाँ खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ सोएंगे, कितनी भीड़ में रहेंगे, सबकी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ मील तो पैदल चलना पड़ेगा ये पक्का था। क्यों गए इस देश के सब लोग वहां पर? 20 करोड़ युवा नर नारी क्यों गए? एक श्रद्धा है ना जी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पटाखे नहीं चलाना जी। तो पटाखे चलाना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, पर दिल्ली में पटाखों की आवाज कम क्यों नहीं होती? बिल्कुल। आज के युवक की श्रद्धाएं ये अपने देश और धर्म दोनों के प्रति बढ़ रही हैं। और सर हमारे पर्व, त्योहार और संस्कृति हमारी पहचान है, तो क्या आपको क्या लगता है आज के युवाओं को इन्हें एक्टिवली अपनाने के लिए क्या करना चाहिए? आपको भी ऐसा अनुभव आता होगा कि रामलीलाओं में जाने पर स्थान नहीं मिलता है दिल्ली में। नौजवान लोग ज्यादा जाते हैं, राम की कथा को समझने का प्रयत्न करते हैं, छोटे बच्चों को ले जाते हैं, आधा घंटा लीला देखते हैं, झूले झुलाते हैं, कुछ खाने को देते हैं, एक धनुष बाण खरीद देते हैं। बच्चा पूछता है धनुष क्या होता है, राम जी धनुष क्यों? इन विषयों की ओर ध्यान स्वतः जा रहा है इस देश के संत महात्मा और विश्व हिंदू परिषद में हम सब लोग। अन्य संगठन जैसे प्रज्ञा प्रवाह है, जैसे रविशंकर जी का है, जैसे इस्कोन का है, हम सब मिलकर देखें तो हिंदुत्व का और भारत का भविष्य ये मुझे विश्वास देता है कि अच्छा है। बिल्कुल। आजकल के यूथ प्रेमानंद जी महाराज को भी बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं हर जगह। और सर क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया आज के संस्कृति और धर्म को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा असरदार साबित हो रही है? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया अपने आप में तो न्यूट्रल है, उसका उपयोग करने वाले कैसे हैं इसका फर्क है। और ये दुर्भाग्य है कि सोशल मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिल्कुल झूठी खबरें गढ़ के, झूठे समाचार बना के, या फिर जो अश्लील है, अभद्र है, जो लोगों को अपमानित करता है, ऐसी सामग्री की भी बाढ़ आई है।
पॉजिटिव सामग्री भी काफ़ी है, इसको कोई नकार नहीं सकता, और इसकी अवेलेबिलिटी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ऐसे में ये संयम और विवेक बनाना समाज का जी। कि उसको क्या देखना है, हाँ। ये आवश्यक है। और इसके लिए अभी तक सरकार के प्रयत्न ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में अभी पूरे नहीं पड़ रहे हैं। कुछ अनुभवों से सीख करके ठीक होगा। और अगर आलोक जी बात करें दधीची दे समिति की, तो फिर इसके पीछे मूल सिद्धांत क्या है और ये कब से शुरुआत किया गया? 78 में शुरुआत की थी। जी। चिता पे जाते हैं, 7 मन लकड़ी भी लगती है, हमें बताते हैं कि प्रदूषण भी होता है। मेडिकल कॉलेज के बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए पूरा शरीर चाहिए होता है, तो आंखें किसी को दान देना। आजकल तो ऐसा मानते हैं कि ये 2 आँखों के उसके अलग अलग पुतली के हिस्से करके 4-5 लोगों को दृष्टि मिल जाती है। हृदय दान करने से किसी का जीवन बच जाता है, तो काफी नोबल इनिशिएटिव है। और जो बच जाए शरीर का, उससे बच्चे पढ़ जाते हैं। एक गोपाल जी थे मुगली घुट्टी वाले, जी। उनका देहांत हुआ, देहदान हुआ मेडिकल कॉलेज को। उनका नाती भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। 2 दिन बाद उसका फ़ोन आया, नानी, हम नानू के शरीर पर से शिक्षा ले रहे हैं। अच्छा। ये जो बड़प्पन है, और सिर से लेकर के पैर के अंगूठे तक के प्रत्येक अंग को खोल करके समझते, सीखते, शिरनख, ऐसा अगर शरीर मृत्यु के बाद भी काम आता है तो इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। सर, आज भी समाज में ऑर्गन डोनेशन और शरीर दान जैसे चीजों को टैबू माना जाता है, आप क्या सोचते हैं? हम लोगों ने एक सर्वे कराया था सी वार्ता से, और उन्होंने जब सर्वे करके बताया हमको, तो हमें आश्चर्य हुआ। 2 साल तक लगातार सर्वे हुआ, 2 बार। उन्होंने कहा कि टाबूज नहीं रोक रहे देहदान या अंगदान, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं। मतलब समिति ने जागरूक करने की कोशिश की। सबने करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे मरने के बाद स्किन डोनेट हो सकती है, त्वचा, कितने लोगों को पता है? अगर मरने वाले की आयु बड़ी नहीं थी तो उसकी हड्डियां भी डोनेट हो सकती हैं, कितने लोगों को पता है? और उस सर्वे में आगे ये आया कि जिन लोगों को पता नहीं था उनको जब बताया तो उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है, हम भी सोचेंगे इसके बारे में। इसलिए टैबूज से ज़्यादा इग्नोरेंस है। हमने भारत सरकार और दिल्ली सरकार से कहा है कि वो 15 दिन का आई डोनेशन फोर्टनाइट मनाते हैं जी। उसको आई ऑर्गन डोनेशन फोर्टनाइट अगर कर देंगे तो उसी समय में लोगों को अंगदान के बारे में भी जानकारियां मिलेंगी, तो अच्छा होगा। सर, क्या कोई ऐसी कहानी है जहां आप दधीची दे दान समिति से किसी का जीवन बदल गया हो? आपको थोड़ा लंबा सुनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहानी नहीं, घटना है। बिल्कुल। मेरी एक बहन है, जी। तमिलियन ब्राह्मण है। जी। मैंने अखबार में उसके बारे में पढ़ा था। उसके घर जाकर उसको कहा कि तुम मुझे राखी बांधोगी। अच्छा। वो और उसके पति चेन्नई के थे, दिल्ली में नौकरी करते थे, 2 छोटे बच्चे थे। एक दिन उसका पति किसी काम से गया, डीडीए ने ट्रेंच खोद रखी थी, सिर के बल गिर गया, एम्स ले गए। अच्छा। चित्रा को समाचार मिला, हाँ जी। बच्चों को लेके भागी हुई आई, सामने स्ट्रेचर पे वो लेटा हुआ था। हाथ देखा तो नाड़ी थी, शरीर गर्म था, हृदय धड़क रहा था। संतोष हुआ। डॉक्टर ने अंदर बुला लिया और कहा, बेटी हमें दुख है कि हम तुम्हारे पति को बचा नहीं पाए। चित्रा ने कहा, क्या? उसका तो हृदय धड़क रहा है। डॉक्टर ने कहा वो ब्रेन डेड है, कभी होश में नहीं आएगा, हृदय चल रहा है। हृदय चल रहा है और डॉक्टर ने उसको ब्रेन डेथ कहते हैं। अच्छा। कि जब ब्रेन पूरा मर जाए और हृदय धड़क रहा हो।
और कहा कि बेटी तुम, एक हमारे यहाँ मरीज है, मृत्यु की इंतजार कर रहा है, तुम अपने पति का हृदय दान कर दोगी तो वो बचेगा। चित्रा किसी से सलाह करने की स्थिति में नहीं थी, अकेली ने फैसला करके अपने पति के हृदय को दान किया। जिसको दान किया उसको माफिक आ गया, ठीक होके चला गया। 5-6 साल बाद आया और कहा चित्रा मेरी बेटी की शादी में तुम आओ। चित्रा भोपाल गई। जब फेरे हो रहे थे तो चित्रा वहाँ थी नहीं। आदमी ने ढूंढा, पीछे बैठी थी, बुलाया, चलो आओ। चित्रा ने धीरे से कहा मैं विधवा हूँ, फेरों में विधवा नहीं बैठा करती, शुभ नहीं होगा। यह आदमी बाहर भागा गया, फेरे रोक दिए, वापिस आया। चित्रा मेरे जीवन में जो भी शुभ है वो तेरा दिया हुआ है, मैंने फेरे रोक दिए, जब तक तू चल के नहीं बैठेगी फेरे पूरे नहीं होंगे। इतना बड़ा महत्व है हृदय दान करने का। मतलब मुझे भी गूज़बम्स आ गए सुनकर कि ये स्टोरी। सर जब आप पहली बार इस समिति से जुड़े थे तो आपके मन में क्या विचार था? उस समय समिति बनाई नहीं थी, हम एक 8-9 दोस्त थे। हमने सोचा हम मरने के बाद अपना शरीर दान कर देंगे। मैंने अमृतसर में वहाँ के मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट में सबसे जो पहला एग्जिबिट है वो एक ह्यूमन स्केलेटन है, उसके नीचे लिखा है ये प्रोफेसर विर्क का स्केलेटन है। वो यहाँ इस डिपार्टमेंट के हेड थे। उन्होंने वसीयत करके लिखा कि मैंने जीवन भर बच्चों को लावारिस लाशों पर पढ़ाया है, मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करता हूँ। उस प्रेरणा से हम 8-9 लोगों ने वसीयत बना के रजिस्टर कर दी थी, बाद में समिति बन गई। सर आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में शरीर दान और ऑर्गन डोनेशन जैसे आंदोलन को भारत में कितना एक्सेप्टेंस मिलेगा? ये जो कहा है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुखी हों, सब निरोग हों, इतना समर्थन मिलेगा कि देश में इन अंगों की इंतजार के लिए किसी को बैठे रहना नहीं पड़ेगा। और हम केवल भारत की आवश्यकता नहीं पूरी करेंगे, हम साउथ एशिया के देशों में भी अंगों को और शरीरों को दान कर सकेंगे। तो सर ये तो हमने बात की दधीची देदान समिति की, अब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की। तो आपके जीवन का सबसे यादगार और खुशी वाला पल कौन सा था? मुझे 2 याद आते हैं जी। एक तो राम जन्मभूमि जी 22 सुनना जनवरी। चाहूंगी कि आप इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताइए राम भूमि के बारे में। राम जन्मभूमि 22 जनवरी। जी हमको लगा कि भगवान की कितनी कृपा है। जी 500 साल 25 पीढ़ियां लड़ती रही, जी प्राण दिए, जी अंतिम क्षण तक इस प्रतीक्षा में रहे कि जन्मभूमि पे राम जी दिखेंगे, बिल्कुल नहीं दिखे। अपनी सरकारों से भी लड़ा हमने, अपनी ही सरकारों का दमन सहा हमने। लोग कहते थे कि क्यों जी मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। जी कैसी पीड़ा थी, कैसा अपमान था, होगा कि नहीं होगा। और फिर राम जी प्रसन्न हुए। वह दिन वह समय आया जब सुप्रीम कोर्ट में जीते, जब सब इकट्ठा हुआ और पत्थरों से 1000 साल तक बना रहने वाला वह मंदिर पूर्ण हुआ और उसमें बालक राम जी विराज गए। कुछ चैनल्स ने दिखाया भी था। उन दिनों बाइट देना आसान नहीं रहा था मेरे लिए, गला भी भरता था, आंसू भी बहते थे। हमने अपने सब पितरों को संतुष्ट कर दिया। 500 वर्ष में जो यहाँ हैं और जो आकाश में हैं, उन सब की आकांक्षाएं पूर्ण होके राम जी विराज गए। अब रामराज आएगा, वो मेरे जीवन का एक अद्वितीय आनंद का क्षण था। 500 सालों के बाद ये राम जी के लिए ये मुमकिन हो पाया और आपके लिए भी इतने सारे सालों के संघर्ष के बाद ये दिन आपको देखने को मिला, तो कह सकते हैं कि बहुत सालों के बाद ये मेमोरेबल मोमेंट था। सर और कोई अगर खुशी का पल आप बता सकें? मैं शायद 10वीं क्लास में था। जी
संघ के सरसंघ चालक जब दिल्ली में आए, 6 दिन रहना था, तो मुझे उनकी सेवा में नियुक्त किया गया। मैं सोचता हूँ कि मैं 6 दिन सोया नहीं होऊंगा। वो क्यों? अपने उत्साह में। अच्छा। और इतने विशिष्ट महापुरुष के साथ में काम कर रहा हूँ, ये मुझे अच्छा लगता था। और उनके साथ रहने वाला प्रत्येक समय कुछ सीखने का होता था। पहले ही दिन मैंने चाय पिलाई और जब मैं कप प्लेट उठाने लगा तो उन्होंने मुझे रोका और उन्होंने सारी प्लेट्स एक लाइन में स्टैक की। उससे ज़्यादा कप आ गए और उठा करके मुझे ट्रे देकर कहा अब ले जाओ। छोटी बात थी, सिखाई उन्होंने और कहा "हाँ, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, ये ध्यान रखना। अब मैं 72-73 साल का हो गया हूँ, तरह तरह के विषय आते हैं, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। ये मेरे लिए मंत्र है, सीखते जाने का, उन्नति करने का, संस्कारित होने का। और अगर मुझे मौका मिले तो वो 6 दिन किसी तरह लौटाए जा सकते हो तो मैं उनको पुनः जीने के लिए तैयार हूँ। सर ऐसा कोई लाइफ मंत्र है जो आपको हर एक सिचुएशन में काम आता है आपके लिए? मैं आपको कहूँ कि महात्मा गांधी प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत बड़े हिमायती थे। तो प्राकृतिक चिकित्सा के 5 तत्व माने जाते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। महात्मा गांधी ने कहा 5 नहीं है, 6 हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और राम नाम। मुझे कोई भी समस्या आती है तो मैं कहता हूँ राम जी संभालेंगे, और मैं आपको सच कहूँ राम जी संभालते। आपके पीछे भी मैं देख सकती हूँ राम हाँ। जी की मूर्ति लगी, आपको काफी स्नेह है राम जी से। मेरा जीवन एक पहाड़ी नदी की तरह नहीं रहा जो यात्रा करती है, चट्टानों से टकराती है, उछलती है, गिरती है। एक मैदानी नदी की तरह रहा जो सहज में बहती जाती है। जेल में रहा, ये सच है, और चुनौतियां रही, ये सच है, पर एक लगातार का आनंद, प्रवाह में बहते जाने का, सहज रहने का, भगवान का काम करने का, जीतूं या हारूं उसी पर छोड़ देने का। तो राम जी से जो स्नेह करते हैं वो भी काफी सरल नजर आते हैं, राम जी तो काफी सरल नजर आ रहे हैं। धन्यवाद। सर इतनी बिजी लाइफ के बीच आपकी क्या हॉबीज है, क्या रुचियां पसंद करते हैं, आप क्या करते हैं अपनी फ्री टाइम में? संतों से मिलना। अच्छा। ये फ्री टाइम की कल्पना ये थोड़ी ये इस तरह की है कि जिनको लगता है कि लाइफ स्ट्रेसफुल है, वर्क स्ट्रेसफुल है, तो 5 दिन उस स्ट्रेस में से जीकर आए। वीकेंड के 2 दिन कुछ चेंज चाहिए। मुझे मेरे जीवन का आनंद अपने विश्व हिंदू परिषद के काम में मिलता है। और काम भी कैसा है? संतों के पास जाना, नेताओं के पास जाना, झुग्गी झोंपड़ी स्लम में रहने वाले अपने समाज के पास जाना, उसके साथ हेल मेल से रहना। इसलिए मैं भी बहुत कुछ फ्री टाइम या हॉबीज की कल्पना नहीं कर पाता हूँ। और सर अगर आखिर में आज के यूथ के लिए आपका क्या संदेश होगा जो कि ट्रेडिशनल वैल्यूज और मॉडर्न मॉडर्निटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं? संदेश मैं दूं ऐसा बड़ा मैं नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि अपने जीवन में जीवन से बड़ा कोई लक्ष्य होना तो जीवन आनंद से बीतता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि यूथ भी रिलेट कर पाएंगे आपके इस बात से। तो दोस्तों आज का हमारा ये सार्थक और प्रेरणादायक संवाद था श्री आलोक कुमार जी के साथ। आज की ये बात जो है हमें ये एहसास दिलाती है कि जब जीवन में अनुशासन और सेवा की भावना हो तो इंसान अकेले भी राष्ट्र और समाज दोनों को बदल सकता है। और हमने उनसे जाना कि नेतृत्व केवल पद पर बैठने से नहीं होता, बल्कि ये दिलों से जुड़ी हुई कर्म से पैदा होता है। अगर आपको हमारा ये आज का एपिसोड पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द संगम टॉकीज़ को, ताकि हम और भी ज़्यादा प्रेरणादायक बातचीत लोगों तक पहुंचा सकें। मैं मोनिका शर्मा आपसे वादा करती हूँ कि अगले एपिसोड में आपके साथ और भी नई शख्सियत को लेकर आऊंगी जिनके अनुभव और विचार आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए, सोचिए और अपने भीतर उस बदलाव को जगाइए।
धन्यवाद। धन्यवाद।